क्वेश्चन का जवाब देते चलना। पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत कितना होता है? अनंत। ए नंबर में देखो, समतल दर्पण का फोकस दूरी कहेगा अनंत, कहेगा समतल दर्पण का आवर्धन +1। आवर्धन कितना होता है? +1। एक का क्या हो जाएगा? एक का ए नंबर। आगे कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो समान आकार का बनने के लिए वक्रता केंद्र पर, समान आकार का बनने के लिए वक्रता केंद्र पर। कहेगा आभासी बनने के लिए तो P और F के बीच में, P और F के बीच में। दो का क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा C नंबर। कहता है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखो, उत्तल दर्पण जो होता है, अगर हम प्रतिबिंब हमेशा बनता है काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा। तो इसमें जो रहता है ना, सीधा रहता है और हर्षित रहता है। हर्षित का मतलब होता है छोटा। 3 का मारना C नंबर। 4 में कहता है दर्पण सूत्र है, क्या हो जाएगा? 1/V, 1/V + 1/U = 1/F। इसी को कहते हैं दर्पण का सूत्र। ठीक लगाते चलना। 5 में दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल। कहता है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाले, मतलब किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? कार का अग्रदीप जो है, कार के हेडलाइट जो है, इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। क्या हो जाएगा? देखो, साइड मिरर कहेगा तो उत्तल, उसी को पश्च दृश्य दर्पण कहेगा तो उत्तल, बाकी समय क्या रहेगा? अवतल। देखो आगे, फिर कहता है क्वेश्चन, क्या कहते हैं? किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब हुआ कि साइड मिरर, तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे कहता है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने जब वस्तु रखते हैं तो बायां तरफ, कहाँ रखते हैं? बायां तरफ। बायां तरफ आता है माइनस में, बायां तरफ माइनस में, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक ना है? 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा B नंबर। 8 का B नंबर। चलो 9 नंबर देखो, देखिए निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक का मतलब प्लस में। किसका फोकस दूरी प्लस में होता है? उत्तल का होता है फोकस दूरी प्लस में। उत्तल का फोकस दूरी प्लस में। 10 नंबर, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखो, आवर्धन का मान प्लसों में रहता है, माइनसों में रहता है। आवर्धन का मान यदि माइनस में रहेगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा क्या कहते हैं? माइनस में रहेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन जब प्लस में रहेगा तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक ना? तो आवर्धन माइनस में है तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 10 का मारो A नंबर, 10 का A। आगे बढ़ते हैं, 11 पर चलते हैं। 11 कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दांत के डॉक्टर द्वारा मरीज का बड़ा, मतलब दांत के डॉक्टर द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण 11 का क्या होगा? B नंबर। 12 कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापना चाहिए। देखो, अगर मैंने दर्पण तथा पर्दा के बीच का दूरी ये भी मापना पड़ेगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोनों को मापना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 12 का C नंबर में टिक लगा लेना। 13, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक, दर्पण का पिछल का टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था। आगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? उत्तल दर्पण का है ना, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी ओकर आधा हो जाता है। 32 का आधा 16, उत्तल है तो प्लस में 16 सेंटीमीटर। 14 का C नंबर। 14 का क्या होगा? C नंबर। 15 कहता है कि हजामत बनाने के लिए, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इस सब क्वेश्चन में कोई अब जान नहीं रहा है। ठीक है, आगे 16 नंबर हो।
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा। काल्पनिक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा हो जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का ए नंबर। 17 कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। कौन सा ऑप्शन सही है? 17 का हो जाएगा ए नंबर। चलो फिर देखो बढ़िया क्वेश्चन मिला है और किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, बस आगे पढ़ना ही नहीं है। अवतल दर्पण में आभासी बनने के लिए वस्तु को कहाँ होना चाहिए? तो P और F के बीच, P और F के बीच, या दर्पण या मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन जो रहेगा सटीक उसको खोज लेना है। तथा किसी बिंब की अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ई नहीं होगा। देखो वक्रता केंद्र पर आता है तो समान बनता है, ये भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र के बाद रहेगा तो ये भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, P और F के बीच रहेगा, तब जाकर के आभासी बनता है। 18 का डी लगा लो टिक, 18 का डी। वाह, चलो आगे 19 में किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? सुनो, कहता है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। देखो हमेशा सीधा। समतल दर्पण जो होता है इसमें भी हमेशा सीधे बनता है, उत्तल में भी हमेशा क्या बनता है? सीधे बनता है। तो ऑप्शन देख लो क्या होगा? केवल अवतल, ये तो नहीं होगा। केवल उत्तल, ये भी नहीं होगा। केवल समतल, ये भी नहीं होगा। क्या तो समतल अथवा उत्तल, यही हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर में हो जाएगा। समतल या उत्तल में हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। 19 का मानो डी नंबर। चलो 20 में देखो, 20 कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, उत्तल का किस में? प्लस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी। 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसमें देखो कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब किस में? उत्तल में। उत्तल में बनेगा हमेशा छोटा, उत्तल में बनेगा हमेशा छोटा। 22 में कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, देखो निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होता है? कम। वायु की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होता है? कम। 22 का ए नंबर टिक लगाना। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए नंबर। तो ध्यान से सुनो, प्रकाश सुनो रे, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश के वेग का मापन सबसे पहले किसने किया? रोमन नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हवा में थोड़ा सा कम, हवा में क्या होता है? थोड़ा सा कम। एक बाद आता है क्या कहते हैं? जल में 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और बाद आता है कितना में? कांच में 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सबसे अधिक किस में? निर्वात में। निर्वात के बाद हवा में। चलो आगे बढ़ो। 23 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, देखो माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का चाल भी क्या होगा? बदलेगा। सबसे अधिक निर्वात में, सबसे अधिक, उससे कम तनिको हवा में, उससे कम जल में, उससे कम कांच में। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? समान होती है। समान तो नहीं होता है, माध्यम बदलता है तो चाल भी क्या होता है? बदल जाता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। 23 का हमारा बी नंबर, ठीक है। अलग अलग, हाँ 23 का बी। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। चलो आगे देखो 24। कहता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। देखो तालाब का जल कम गहरा दिखाई दे या तारा का टिमटिमाता हुआ दिखाई दे, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन। 24 का हमारा सी नंबर, 24 का मारना सी अपवर्तन। चलो आगे बढ़ो 25 में। 25 कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक,
आवर्धन जो है ना, देखो आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से दिखाया जाता है। और क्या कहते हैं, आवर्धन को m से दिखाया जाता है। तो आवर्धन का मान प्लसों में होता है, माइनस में भी होता है। आवर्धन माइनस में रहेगा प्रतिबिंब वास्तविक, आवर्धन प्लस में रहेगा काल्पनिक। और आवर्धन जो एक प्रकार का अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसको मात्रकहीन कहते हैं या मात्रक विहीन कहते हैं। कहता है कि लेंस किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, आवर्धन जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन। 25 का मानो डी नंबर, ठीक ना है। ताकि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है। अभी लेंस से भेंट नहीं किया हुआ है, जब लेंस से भेंट हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक ना है। 2-4 क्वेश्चन था जो पढ़ा हुआ नहीं भी था, फिर भी इस क्वेश्चन में सेट हो गया था, ठीक ना है। इन्हें कुछ बने वाला भी था, एक 2 मतलब बने वाला नहीं था, बाकी लेंस जब पढ़ लेगा तो पूरा क्वेश्चन इसमें कोई जोन है नहीं। चलो आगे देखो, लेंस में 2 मुख्य फोकस 26 का ही लगाना। 27 अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर होता है v बटा u, v बटा ऊपर भी नीचे u, ऊपर भी जाएगा नीचे u जाएगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v बटा u, v बटा u कर देना डी नंबर। 27 का डी नंबर कर देना, 27 का डी। 28 किसी माध्यम के वर्तनांक म्यू का मान, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। 28 का माध्यम क्या कहते हैं, बी नंबर। 28 का बी। 29 26 का कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। 26 का ए, 26 का ए। 27 का डी, 28 का बी। 29 में सुनो, निम्नलिखित में से किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक का वर्तनांक होता है हीरा का, और कितना होता है 2.42। सबसे अधिक का वर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। 29 हो गया। अब तनिक और क्वेश्चन देखो जो बचा हुआ है। चलो अब आगे देखो, आगे दिया हुआ फिर क्वेश्चन 30 से 30। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इधर होने जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, हमेशा सीधा। सीधा का मतलब काल्पनिक, सीधा का मतलब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है। या तो समतल होगा या तो क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक ना है। केवल समतल गड़बड़ है, केवल अवतल ये भी गड़बड़ है, केवल उत्तल ये भी गड़बड़ है। या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। चलो आगे देखो, 31 प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, हमेशा कौन रेखा में, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। आगे 32 प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, क्या नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या भी 2 ठीक है। ये सब का आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखो 33 परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम में बताया था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। 33 का हो जाएगा ए नंबर, 33 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 34 कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। किस प्रकार तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या इसी को अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं। चलो आगे देखो, 34 का क्या हो जाएगा बी। 35 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। चलो कितना कितना जवाब सही हुआ है सबके बता देना है, और OMR देते हैं अपना अपना सब चेक कर देना बढ़िया से।